प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तरफ हम आते हैं और जैसे हमने इसका केमिकल नेम पढ़ा था लिपोप्रोटीन, इस तरह से फंक्शनली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ करते हैं। लाइक इन सम केसेस वी कॉल इट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि कुछ सब्सटेंसेस इसको क्रॉस कर जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से वी आल्सो कॉल इट एज डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियल परमिबिलिटी हम बता रहे होते हैं विद रेफरेंस टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल हम इसको कह रहे होते हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन of the substances that move across the plasma membrane, like carrier mediated transport is a selective process। उस रेफरेंस में हम इसको selectively permeable membrane कहेंगे। सो इसके functions को अगर हम compile करें तो one of the important function of plasma membrane is regulation of materials। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करेंगे बट दे विल फेस डिफ़िकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने स्ट्रक्चर में अभी पढ़ा था कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, और लिपिड बाइलेयर में दो पोर्शंस हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। सो ये जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है ये आयोनिक और पोलर सब्सटेंसेस के लिए बैरियर का काम करता है। सो इसलिए हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो आयोनिक सब्सटेंसेस हैं दे फेस डिफ़िकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स दे फेस डिफ़िकल्टी टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूलर साइज की वजह से they face difficulty to cross the plasma membrane। इसके अपोजिट small sized molecules, neutral substances, non-polar substances, lipid soluble substances, gases, water, they can cross plasma membrane easily। सो एक तो इसका फंक्शन है रेगुलेशन। रेगुलेशन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और इस ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दो बेसिक पॉइंट्स हमने हर एक मैकेनिज्म में समझना है कि एक तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं इस प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के अंदर सेल की एनर्जी यूटिलाइज होगी या नहीं होगी। ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अब जो मेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं उनमें वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की टर्म हम यूज़ करते हैं अगर मॉलिक्यूल्स मूव करें फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं तो जनरली इट विल नॉट रिक्वायर एनर्जी। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही फर्दर एग्जांपल्स में आ जाती हैं डिफ्यूजन। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं सॉल्यूट के लिए। तो अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे, एंड दिस डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। एक और टर्म हम पैसिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं ऑस्मोसिस की, विच इज़ यूज्ड फॉर वाटर। सो इफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल to lower water potential, this will be called as osmosis,
and cell energy will not be utilized. पैसिव ट्रांसपोर्ट के अपोजिट हम टर्म यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पर क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है, सो इट विल यूटिलाइज एनर्जी। इसके फर्दर दो टाइप्स हम बनाते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस बेस पे कि एनर्जी का सोर्स क्या है। अगर एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एक्टिव डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर एटीपी के अलावा कोई और एनर्जी सोर्स है तो फिर हम इसको कहेंगे इनडायरेक्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसी तरह से एक और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमारे सामने आता है, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट हम उसको कहेंगे जिसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी। ये भी एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। सो हम इसकी दोनों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की एक्टिव फॉर्म है तो इसका तो मतलब यही होगा कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स एंड एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड। इसकी जो पैसिव फॉर्म है इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज पैसिव फॉर्म ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, और यहाँ पर भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। इसी तरह से हमारे पास ये दो मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, एंडोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ सब्सटेंस with the help of plasma membrane by the invagination of plasma membrane। इसकी आपने दो फॉर्म्स पढ़ी हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके इनटेक को फेगोसाइटोसिस कहेंगे, जैसे बैक्टीरिया को एनगल्फ करना है, और अगर फ्लूइड फॉर्म में है तो इसको पिनोसाइटोसिस कहेंगे या सेल ड्रिंकिंग भी इसको कह देते हैं। यहाँ पर एज हम कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ने इन्वेजिनेट करना है, उस इन्वेजिनेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दिस प्रोसेस आल्सो यूटिलाइजेस सेल एनर्जी। इसी के अपोजिट हम टर्म यूज करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। अगर कोई सब्सटेंस सेल से बाहर मूव करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, जैसे डिफरेंट सिक्रीशंस, पैंक्रियाटिक जूस, हिपैटिक सिक्रीशंस, ये सेल से बाहर रिलीज होंगी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। इट आल्सो यूटिलाइजेस एनर्जी। सो ये चंद एक मेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हमने पढ़े हैं, उनके टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस को हमने कवर किया है, और ये देखा है कि कहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी, कहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कुछ स्पेसिफिक सेल्स के लिए हैं, जैसे नर्व इम्पल्स की कंडक्शन। नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल होता है, बट इट विल प्ले रोल ओनली इन नर्व सेल और इन मसल सेल। ठीक है, सो नर्व और मसल सेल के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फंक्शंस के अलावा एक एडिशनल फंक्शन प्ले कर रही होगी, और वो है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन।